हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे रे ऑप्टिक्स के अंदर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में हमारा आज का जो इंस्ट्रूमेंट है वो है टेलीस्कोप। टेलीस्कोप जानते हैं हम कि क्या काम में आता है। कोई डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, मतलब कोई स्टार है, उस स्टार को हमें देखना है तो क्या यूज़ करते हैं? टेलीस्कोप यूज़ करते हैं। ठीक, तो टेलीस्कोप में भी हम दो लेंस यूज़ करते हैं। एक जो हमारी आई की तरफ रहेगा वो है आई पीस, और एक जो दूसरी तरफ ऑब्जेक्ट की तरफ रहेगा वो है ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस ये वाला और ये आई पीस। ठीक, ऑब्जेक्टिव लेंस का जो अपर्चर है, जो साइज है, ये काफ़ी बड़ा होता है ये। ठीक, यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट है, वो ध्यान रखना है। रिजॉल्विंग पावर किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की हम चाहते हैं ज़्यादा हो। क्या होती है रिजॉल्विंग पावर? जैसे मान लो कि काफ़ी दूर, मुझसे काफ़ी दूर 100 या 200 मीटर की दूरी पर कुछ लोग खड़े हुए हैं ना, 5, 6, 8, 10 लोग खड़े हुए हैं, भीड़ लगी हुई है। ठीक, अब वहाँ पर 4-5 लोग खड़े हैं, मुझे मालूम तो पड़ रहा कि वहाँ पर भीड़ लग रही है, 4-5 लोग खड़े हैं, लेकिन मैं एग्जैक्टली काउंट नहीं कर पा रहा। मैं दूर हूँ काफ़ी, तो मैं पता नहीं कर पा रहा कि वहाँ पर एग्जैक्टली कितने हैं। ठीक, अब मान लो मैं कुछ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करूँ, बायनोकुलर यूज़ करूँ, उसको लगाया, देखा हाँ अब साफ साफ दिख रहे हैं कि हाँ वो भी खड़ा है, वो भी खड़ा है, वो भी खड़ा है, वो भी खड़ा है। 5 लोग खड़े हैं, कौन कौन खड़े वही मालूम पड़ गया। तो जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मैंने यूज़ किया, उसने क्या किया? उसने उन ऑब्जेक्ट्स की इमेजेस को एकदम क्लियरली डिफरेंशिएट करके मुझे बताया। ठीक है, उस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ने क्या कर दिया, उस ऑब्जेक्ट की जो इमेजेस बन रही हैं उनको रिजॉल्व कर दिया। रिजॉल्व करने का मतलब, हाँ अब मैं क्लियरली आइडेंटिफाई कर पा रहा हूं कि हाँ भाई वो 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं। ठीक, लेकिन अगर मैं नहीं कर पा रहा तो मतलब उस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की रिजॉल्विंग पावर पुअर है। ठीक, कर पा रहा हूं तो अच्छा रिजॉल्विंग पावर का इंस्ट्रूमेंट है। ठीक, तो होता क्या है, ये जो टेलीस्कोप है, इसकी जो रिजॉल्विंग पावर है, इसका एक फॉर्मूला होता है, ये याद रख लेना। इट इज 1.22 दिस। कैपिटल D is the diameter of the objective lens, 1.22 lambda, lambda is the wavelength of the light। ठीक है, तो ये फॉर्मूला कहाँ से आया इसकी टेंशन मत लो, हमारे सिलेबस में नहीं। फॉर्मूला का डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है, फॉर्मूला ध्यान रखना है। ठीक है, रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप इज दिस, कैपिटल D इज डायमीटर एंड लैम्डा तुम्हें पता है वेवलेंथ। तो ये डायमीटर जितना बड़ा होगा इस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की, इस टेलीस्कोप की रिजॉल्व करने की एबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। क्लियर बात? अच्छा, अब हम करने के वाले हैं, हम यहाँ पर हमें निकालनी मैग्नीफाइंग पावर। ठीक है, अच्छा अगर इस लेक्चर से पहले वाले दोनों लेक्चर नहीं देखे, सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो वो देख लेना, वो दोनों जरूरी है इससे पहले। ठीक है, ताकि तुम्हें आइडिया हो जाए कि हम क्या कर रहे हैं। हम मैग्नीफाइंग पावर निकाल रहे हैं। हम हमेशा 2 केस ले रहे हैं। कौन कौन से केस ले रहे हैं? हम एक तो ले रहे हैं कि जो इमेज हम देखें इस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से, एक तो वो बने लीस्ट डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर पर, और एक वो कहाँ बने इमेज इनफाइनाइट पर। ये 2 केस हमने लिए हैं पहले भी, आज भी हम वही करने वाले हैं। और क्या निकाल रहे हैं? मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर कैसे डिफाइन की है? रेशो है किस किस का? 2 एंगल्स का। कौन कौन से एंगल? बीटा और अल्फा का, है ना। देखो यहां पर, तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस, हम देख रहे हैं किसी स्टार को। स्टार कहां पर है? इनफाइनाइट पर है। इनफाइनाइट से रेस कैसे आती है? पैरेलल, है ना। टेलीस्कोप का यूज क्यों करते हैं हम? किसी भी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। तो कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर, कोई स्टार इनफाइनाइट पर, तो रेस कैसे आएंगी? पैरेलल आएंगी। तो ये है वो सारी पैरेलल रेस। और पैरेलल रेस जो इमेज बनाएंगी वो कहां बनेगी? इस लेंस के फोकस पे। ठीक है, यहां से रेस आ रही है, ये फोकस पे इमेज बनेगी। ऑब्जेक्ट है इनफाइनाइट पर, ए बी इज ऑब्जेक्ट, और ए डैश बी डैश इमेज, और ये एफ ओ क्या है? इस लेंस का फोकस है। ठीक है, एक टर्म होती है फोकल प्लेन। एक प्लेन करो इमेजिन, इस लेंस के फोकस से जाने वाला। यहां पर एक प्लेन खड़ा कर दो, ये यहां पर एक प्लेन खड़ा कर दो, ऐसा खड़ा कर दिया। कहां पर? इस लेंस के फोकस पर, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर। तो इस प्लेन को बोलते हैं इसका फोकल प्लेन। तो ये जो इमेज बनी ए डैश बी डैश, इसके लिए जो इमेज है वो कहां बनी? फोकल प्लेन में। ठीक है, तो इस लेंस की वजह से जो इमेज बननी है वो एग्जैक्ट कहां बनेगी? एफ फोकस पे बनेगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहां रखा है? इनफाइनाइट पर। तो इसका हम कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन है इनफाइनाइट तो इमेज पोजीशन क्या होती है? फोकल लेंथ। ठीक है, ये फोकस पे बनेगी। क्लियर? इसे बोलते हैं फोकल प्लेन। अब क्या? अब ये कि ये ए डैश बी डैश इसके लिए क्या होती है? ऑब्जेक्ट। देखा था मैं पहले भी, ये ए डैश बी डैश इसके लिए काम करेगी ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो
इस ऑब्जेक्ट की इस लेंस से डिस्टेंस क्या मान ली, x मान ली। तो इस लेंस के लिए x क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्योंकि a डैश b डैश क्या है इसके लिए, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो x क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब हमने इमेज बनाई, हमने क्या किया, इसको ऐसे एडजस्ट किया, क्या, इस लेंस और इस लेंस के बीच की जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को ऐसे करना है एडजस्ट कि ये है एफ ई मतलब इस आई पीस का फोकस। तो इस आई पीस का ये फोकस है, तो फोकस के अंदर ए डैश बी डैश ऑब्जेक्ट आ गया। इसके लिए ये ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट कहां है, फोकस के अंदर। और जब ऑब्जेक्ट फोकस के अंदर है तो इमेज का बनेगी सेम साइड। कैसे बनी देखो, ये एक सीधी लीमन है, यहां से आने वाली रे इधर कन्वर्ज हुई, यहां से आने वाली रे इधर कन्वर्ज हुई। ये सारी रेज यहां पर आके रुकेंगी नहीं, यहां से आके इस पर टकराएंगी। तो मैंने कौन कौन सी रेज ली डायग्राम बनाने के लिए, एक तो मैंने ली पैरेलल, जिसको मैंने यहां भेजा, यहां पर कहीं फोकस होगा। एक ली मैंने ये ऑप्टिकल सेंटर वाली। ये दोनों रे मीट नहीं करेंगी। अगर इधर मीट नहीं करेंगी तो कहां मीट करेंगी, ये मीट होती हुई अपीयर होंगी यहां पे, ठीक। तो इनको हमने पीछे एक्सटेंड किया तो ये मीट होती हुई अपीयर होंगी। तो ये ए डबल डैश बी डबल डैश क्या है, इमेज, फाइनल इमेज, ठीक। अब दो केस लेने वाले हैं कि ये फाइनल इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश इस लेंस से कहां बने, वही 25 सेंटीमीटर लीस्ट डिस्टेंस, याद है। और दूसरी बार कहां बने, ये इमेज इससे कहां बने, इनफाइनाइट पर, क्लियर। और हम निकालेंगे मैग्नीफाइंग पावर, m इज टू बीटा बाय अल्फा। बीटा तुम्हें याद है, ये फाइनल इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश जो एंगल सबटेंड करती है, दिखा ये एंगल, ये एंगल है बीटा, देखो अच्छे से, इसने जो एंगल बनाया वो है बीटा, अल्फा का है। अब अगर तुम्हें याद हो, इससे पहले जो हमने पढ़ा था सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, वहां पर हमने अल्फा डिफाइन किया था। कैसे, जब तुम ऑब्जेक्ट को देखो, डायरेक्टली देखो, डायरेक्टली मतलब बिना किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से, डायरेक्टली नेकेड आई से या अनएडेड आई से देखते हैं बिना इंस्ट्रूमेंट यूज किए, तो जो एंगल बनता है वो अल्फा, याद है। कहां रखते हैं इसको, एकदम पास और पास और पास, कि ये ऑब्जेक्ट मुझे मैक्सिमम साइज में दिखे, और पास लाओ और बड़ा दिखेगा, और पास लाओ और बड़ा दिखेगा। कितना पास ला सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कहां तक लाओगे, डी 25 सेंटीमीटर तक, उससे पास आते नहीं। तो इस केस में इस ऑब्जेक्ट ने डायरेक्ट जो आई पर एंगल बनाया है ना, इस ऑब्जेक्ट ने मैक्सिमम एंगल जो सबटेंड किया वो होता है अल्फा, ठीक है। ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली देखने पर जो एंगल बनता है वो अल्फा है, मैक्सिमम। लेकिन मुझे बताओ, यहां पर जिस ऑब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूं, ये स्टार है। इस स्टार को अगर मैं देख रहा हूं विदाउट यूजिंग टेलीस्कोप, डायरेक्टली मैं देख रहा हूं, तो मुझे एक चीज बताओ, क्या इस स्टार को पास लाना और 25 सेंटीमीटर पर रखकर अल्फा लाना पॉसिबल है, जो हम पहले कर रहे थे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को देखो लेकिन ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ हो, 25 पर। लेकिन क्या अभी स्टार 25 पर रखना पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं है, वो तो इनफाइनाइट पर है। तो एक काम करना है, यहां पर अल्फा कैसे डिफाइन करना है, इस ऑब्जेक्ट को देखो डायरेक्टली, जो एंगल बनेगा वो अल्फा है। उस ऑब्जेक्ट ने, इस ऑब्जेक्ट ने डायरेक्टली मेरी आई पर जो एंगल बनाया वो अल्फा है, क्योंकि मैं उसके पास जा नहीं सकता ना, वो मेरे पास आ सकता है। तो जो एंगल बन रहा है डायरेक्ट विदाउट यूजिंग टेलीस्कोप, उसी को मैक्सिमम मान लो, क्योंकि उससे बड़ा एंगल नहीं बनेगा, मैं उसके पास नहीं जा सकता ना। अगर अर्थ पर बैठे बैठे मैं स्टार देख रहा हूं, तो जो एंगल बन रहा है उससे ज्यादा एंगल तो बनने वाला नहीं है, क्लियर, सही बात। यहां पर 25 सेंटीमीटर पर नहीं रख कर देख सकते डायरेक्टली ऑब्जेक्ट को, स्टार उठा के मैं यहां नहीं ला सकता, ठीक। मतलब सोचो कि अगर इन दोनों लेंस को हटा दूं, ऑब्जर्वर तो यही है, इस इंस्ट्रूमेंट को हटा दूं, तो क्या ये वाली रे इस आई तक नहीं पहुंचेगी क्या, स्टार तो वही है जहां था। तो ये जो रेज आ रही है, इतनी सारी आ रही है, बहुत सारी आ रही है, तो ये रे तो आई पर पहुंचेंगी। मान लो ये मैंने निकाल लिया यहां से, तो बोलो ये जो आई पर एंगल बनेगा, ये आई एकदम पास चिपकी हुई है, यहां पे चिपकी हुई है, तो स्टार से डायरेक्ट आने वाली रेस जो एंगल बनाएंगी वो अल्फा है। ये रहा अल्फा।
अल्फा यहाँ बनाओ या फिर यहाँ बनाओ, एक ही बात है। क्यों? क्योंकि ये वाली रे, ये वाली रे, ये वाली रे सारी पैरेलल रेज हैं, पैरेलल रेज हैं, तो ये वाला एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होगा। तो अल्फा यहाँ बनाओ या यहाँ बनाओ, एक ही बात है। देख लो अच्छे से, ठीक है। ये वाली रे, ये सारी रेस कहाँ से आ रही है? इनफाइनाइट से आ रही है, ये सारी रेस पैरेलल है, तो ये अल्फा कॉरस्पॉन्डिंग हो गया। तो अल्फा यहाँ शो कर दो या यहाँ शो कर दो, एक ही बात है। क्लियर? यहाँ पर अपन वैसे अल्फा डिफाइन नहीं कर पा रहे क्योंकि ऑब्जेक्ट को 25 पर रखना पॉसिबल नहीं है। क्लियर? ठीक है, तो ये अल्फा मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है। ये रहा अल्फा। अच्छा, ये अल्फा है तो बोलो ये वाला कितना एंगल है? ये वाला अल्फा के जस्ट अपोजिट, ये भी तो अल्फा ही है, ये अल्फा, ये भी अल्फा। क्लियर अच्छे से? बस अब हमारा काम वैसे ही। तो फर्स्ट केस क्या होता है बोलो? फर्स्ट केस जब इमेज का बनती है 25 सेंटीमीटर, इमेज इज फॉर्म्ड एट डी मतलब 25। तो बीटा और अल्फा हमें पता है, हम क्या यूज कर रहे हैं? अप्रोक्सीमेशन, कि जो भी स्टार तुम्हें दिखेगा बहुत दूर है, बहुत छोटा सा दिखेगा, तो एंगल कैसे बनेगा? पर छोटे छोटे एंगल्स के लिए हमें पता है tan बीटा बीटा, tan अल्फा अल्फा होता है। यही बात थी। अब बोलो डायग्राम में देखना बीटा, डायग्राम में देखो ध्यान से, ये रहा बीटा, ये ट्रायंगल दिख रहा है, ए डैश बी डैश ई, ए डैश बी डैश ई, ये रहा बीटा। तो tan बीटा बोलो, ये रहा tan बीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, डायग्राम में ध्यान से देखना, परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश अपॉन बेस ए डैश ई, आ गया, डिवाइड बाय tan अल्फा, ये अल्फा तो ये भी अल्फा बोला अपन ने। ट्रायंगल देखो ओ बी डैश ए डैश, देखा ओ बी डैश ए डैश, ये ट्रायंगल देखना ध्यान से, ठीक। तो परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश, ये रहा परपेंडिकुलर, और बेस ये रहा यहां से यहां तक बेस ओ ए डैश। अच्छे से देखो, ए डैश बी डैश कैंसिल, ओ ए डैश पलट के ऊपर आएगा, ओ ए डैश ऊपर, नीचे क्या बचा? ए डैश ई। चेक करो अच्छे से, हो गया। अब देखो यहां पर ओ ए डैश, हमने बोला इस लेंस से ये जो इमेज बनी ए डैश बी डैश कहां बनी? ये क्या था? फोकल प्लेन बोला था हमने, ये क्या बोला है? फोकस बोला है। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस, यहां से फोकस तक की डिस्टेंस क्या हुई? फोकल लेंथ हुई इधर। तो बोलो यहां से एम ओ ए डैश फोकल लेंथ है ये, इस लेंस की फोकल लेंथ एफ ओ ए डैश ई। ए डैश हमने क्या बोला था? इस लेंस के लिए ये क्या बना? ऑब्जेक्ट। हमने क्या बोला इसको? एक्स को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोला, ये बोला इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट। तो इधर आओ, रेज जा रही है इधर, इधर आओ, तो ये -x। देख लो अच्छे से, क्लियर? m आया हमारे पास FO अपॉन दिस। अब मुझे बताओ, जब मैं ऑलरेडी बोल रहा हूं कि इमेज में कहां बना रहा हूं, फर्स्ट केस इमेज हम कहां बना रहे हैं? व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, दिस इज फर्स्ट केस। कंप्लीट करना सेंटेंस, इमेज इज फॉर्म्ड एट 25 सेंटीमीटर। तो ये इमेज, फाइनल इमेज कौन बना रहा है? फाइनल इमेज ये लेंस बना रहा है। तो ये लेंस कहां बना रहा है? 25 सेंटीमीटर। इस लेंस ने फाइनल इमेज बनाई यहां से यहां, d मतलब 25। तो अगर मुझे पता है v 25 सेंटीमीटर, तो मैं फोकल लेंथ की हेल्प से u निकाल सकता हूं, जो हमने पहले भी किया है। क्या किया है? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। हम काम कर रहे हैं किसके लिए? आई पीस के लिए। बोलो आई पीस ने इमेज कहां बनाई है? इमेज यहां बनाई है -d मतलब 25 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है यहाँ पर? -x, फोकल लेंथ FE। देख लो अच्छे से। तो यहां से बोलो माइनस प्लस, ये 1/x, इसको उधर भेज दो, 1/FE प्लस 1/d। चेक करो आ गया, ये एज इट इज, ये इधर आ गया। क्लियर? तो 1/x, या तो यहां पर 1/x डाल दो, या इसको FO से इंटू कर लो। मुझे m चाहिए, इक्वेशन 1 में देखना, m माइनस FO। चेक करो क्या कर रहा हूं, ये माइनस, ये रहा माइनस, FO हो रहा है FO, माइनस और FO निकाल दो, 1/x बचेगा। 1/x ये रहा हमारे पास, क्या है ये? 1/FE प्लस 1/d। 1/x पुट कर दिया मैंने, कहां पे? यहां पे। क्लियर? अब यहां पर छोड़ सकते हो, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, -FO अपॉन FE 1 प्लस FE अपॉन d। ये है मैग्नीफाइंग पावर,
एफ ई मैंने बाहर निकाल दिया तो ये मिलेगा। ठीक है, तो ये है मैग्नीफाइंग पावर किसकी, टेलीस्कोप की। कब, जब इमेज कहाँ बना रहे हैं हम, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 25 सेंटीमीटर पर। ठीक है, और सेकंड केस तुम्हें पता है, सेकंड केस क्या होता है, व्हेन फाइनल इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिट, है ना। अगर इन्फिनिट पर तुम बनाओ इमेज तो केस क्या है, सेकंड केस, उसमें क्या निकालना, मैग्नीफाइंग पावर निकालें, बोलो भाई, एम मैग्नीफाइंग पावर। अब अगर डायग्राम चेक करोगे तो क्या होगा, तुम्हें पता अच्छे से, फाइनल इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश ये चली जाए इनफाइनाइट पर, तो कब जाएगी, ये इमेज इनफाइनाइट पर तभी जाएगी जब ये लेंस जो इमेज बना रहा है यहां पर क्या हो, इस लेंस का फोकस हो। ध्यान से सुनो, ए डैश बी डैश इसके लिए ऑब्जेक्ट है, एफ ओ की मैं बात ही नहीं कर रहा, एफ ओ इसका फोकस है, इसको भूल जाओ भी, हम इसकी बात कर रहे हैं। ये लेंस बना रहा है फाइनल इमेज, ये लेंस इमेज इनफाइनाइट पर बनाएगा, ये लेंस इमेज इनफाइनाइट पर तब बनाएगा जब ए डैश बी डैश ऑब्जेक्ट इस लेंस के फोकस पर हो। मतलब ये जो एफ ई है ये यहां पर आ जाए, मतलब इस पॉइंट पर इसका तो फोकस है ही सही, इस पॉइंट पर इसका भी फोकस हो, मतलब ये इसकी फोकल लेंथ है तो ये इसका भी फोकल लेंथ है ना। ऑब्जेक्ट को इसके फोकस पर रख दो तो इमेज कहां पहुंच जाती है, इनफाइनाइट पर। ये तो पढ़ा हमने। ठीक है, तो रेस कैसी हो जाएंगी, पैरेलल रेस चली जाएंगी। फिर बात, तो इस केस में हम सेम काम करेंगे। तो बताओ यहां पर मैग्नीफाइंग पावर में डायरेक्ट लिख रहा हूं माइनस एफ ओ, ये ट्रायंगल सेम ही तो है, यहां पर फर्क आएगा। एक्स बोलो, ये जो एक्स है इसके लिए ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है कितनी हो जाए, ये फोकल लेंथ किसकी, इसकी, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहां है, इसके फोकस पे, इसके फोकस पे, तो ये क्या है, फोकल लेंथ किसकी। ठीक है, माइनस क्यों आ रहा है, माइनस इसलिए कि ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में जो इमेज बनेगी कैसी बनेगी, इन्वर्टेड। ठीक है, अब मैग्नीफाइंग पावर जितनी ज्यादा रखनी है तो तुम्हें एफ ओ बढ़ाना पड़ेगा और एफ ई को छोटा रखना पड़ेगा। मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ ज्यादा होती है और आई पीस की फोकल लेंथ कम होती है। ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ ज्यादा और आई पीस की फोकल लेंथ कम। ठीक है, तो ये आ गया क्या अपने पास मैग्नीफाइंग पावर, ये सेकंड केस और ये फर्स्ट केस। ठीक, अच्छा एक चीज और, अगर फर्स्ट वाले केस में तुमसे डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंसेज पूछे, लेंथ ऑफ दिस टेलीस्कोप, लेंथ मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस अगर पूछे, फर्स्ट केस की बात कर रहा हूं, तो फर्स्ट केस में बोलो यहां से यहां तक की डिस्टेंस, यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या थी, ये फोकस है इसका। फर्स्ट केस फोकल लेंथ, साइन वन कुछ नहीं डालना, साइन हमेशा पॉजिटिव, लेंथ निकाल रहे हैं, ये डिस्टेंस, और फर्स्ट केस में ये क्या है, एक्स, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ आई पीस। ये समझो ध्यान से, फर्स्ट केस में लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस, ये थी इसकी फोकल लेंथ और ये थी इस आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सेकंड केस में बोलो लेंथ यहां से यहां तक फोकल लेंथ है किसकी, ऑब्जेक्टिव लेंस की, देखो अच्छे से, यहां से यहां तक, और इसके लिए ये फोकल लेंथ। सेकंड केस इमेज कहां चली गई, इनफाइनाइट पर, तो ये कहां, इसके फोकस पे, तो ये हमारे पास लेंथ आ गई। क्लियर बात। तो ये था हमारा टेलीस्कोप। अब देखो यहां पर ये जो टेलीस्कोप है इसे बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। रिफ्रैक्शन हो रहा है ना इसमें, लेंस यूज किए तो लेंस में क्या होता है, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन तो करते नहीं है लेंस। ठीक है, तो ये जो टेलीस्कोप है ये है रिफ्रैक्टिंग टाइप, यहां पर हो रहा है रिफ्रैक्शन। अभी हम देख रहे हैं रिफ्लेक्टिंग टाइप, यहां पर होगा रिफ्लेक्शन। ठीक, क्यों बनाया रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप को, ये समझ लो पहले। हम रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप की बात क्यों कर रहे हैं, मतलब हम यहां पर मिरर यूज करने वाले हैं। ठीक, ये जो लेंस यूज करते हैं हम, इनमें कुछ डिफेक्ट होते हैं, वो डिफेक्ट ध्यान समझो। एक होता है स्फेरिकल एबेरेशन और एक होता है क्रोमेटिक एबेरेशन। ध्यान समझना, हमने बात की टेलीस्कोप की, टेलीस्कोप में जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसका डायमीटर काफी बड़ा, हमने बोला जितना बड़ा डायमीटर उसकी रिजॉल्विंग पावर उतनी हाई, है ना, बड़ा डायमीटर।
तो सोचो जब रेज आएंगी तो इस लेंस पर सारी रेज आएंगी, सारी मतलब पैरेक्सियल भी आएंगी तो मार्जिनल रेज भी आएंगी, है ना। पैरेक्सियल जो एकदम पास रहे प्रिंसिपल एक्सिस के, स्मॉल एंगल्स वाली, जो दूर दूर जाएंगे ऐसे दूर दूर, ये मार्जिनल है। तो सोचो जब हम फोकस डिफाइन कर रहे थे, फोकस भले हमने मिरर में डिफाइन किया हो, हमने लेंस में डिफाइन किया हो, हमने फोकस डिफाइन किया था कौन सी रेस के लिए, पैरेक्सियल रेस के लिए। तो अगर मान लेते हैं हम ये वाली रेस तो पैरेक्सियल है, तो ये सारी तो जाएंगी फोकस पे, पैरेक्सियल रेस सारी फोकस पे जाएंगी, लेकिन ये जो बाकी रेस बची ये सारी फोकस पर नहीं जाएंगी। इसका मतलब ये आने वाली रेस, सारी रेस एक ही पॉइंट पर शार्पली फोकस नहीं होंगी, सारी रेज एक ही जगह नहीं जा रही, बड़ा डायमीटर है, बहुत सारी रेज आ रही है, पैरेक्सियल भी आ रही है, मार्जिनल भी आ रही है, तो वो सारी रेस इस लेंस से निकलने के बाद एक ही पॉइंट पर फोकस नहीं कर रही, तो यहां पर जो इमेज है वो शार्प इमेज एक ही पोजीशन पर नहीं बनेगी, इमेज फैल जाएगी, इमेज ब्लर हो जाएगी। क्लियर बात। इससे बोलते हैं स्फेरिकल एबेरेशन, पहला डिफेक्ट स्फेरिकल एबेरेशन। इसमें क्या हो रहा है, इमेज ब्लर हो जाएगी, ठीक, क्योंकि सारी रेज एक ही पॉइंट पर फोकस नहीं कर रही है, ठीक। दूसरा पॉइंट क्या है लेंस में, या दूसरा जो डिफेक्ट है यह है क्रोमेटिक एबेरेशन, या इसको बोल सकते हैं कलर डिफेक्ट, ठीक। क्रोमेटिक एबेरेशन क्या होता है, होता क्या है, यहां से लाइट आई, व्हाइट लाइट आई है, व्हाइट लाइट में कितने कलर, 7 कलर मानते हैं, और हमें पता है सबसे ज्यादा डेविएट कौन सा कलर होता है, वॉयलेट। हमने देखा था प्रिज्म में जब डेविएशन की बात चल रही थी, ठीक है, डिस्पर्जन में, और सबसे कम डेविएट होता है रेड कलर। मतलब इन सारी रेस को जाना था इधर, ये मान लो व्हाइट लाइट है, हम किसी व्हाइट ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो ये आ रही है व्हाइट लाइट, इसको जाना था इधर, अब ये डेविएट होगी। होता क्या है, इस डायरेक्शन से सबसे ज्यादा डेविएट होगा वायलेट कलर, और इस डायरेक्शन से सबसे कम डेविएट होगा रेड कलर। ये है रेड कलर का डेविएशन, ये है वायलेट का, तो बाकी सारे कलर इनके बीच में डेविएट होंगे। व्हाइट लाइट आई, ये डेविएट हुआ, डिस्पर्जन हुआ है ना, वायलेट और इधर रेड, सबसे ज्यादा डेविएट वायलेट होता है, सबसे कम रेड होता है, बाकी सारे बीच में आएंगे। मतलब क्या, तुम्हें कलरफुल इमेज दिखेगी, एक कलर की इमेज, एक और कलर की इमेज, एक और कलर की इमेज। क्लियर बात। क्रोमेटिक एबेरेशन दिखने में ऐसा होता है कुछ, इससे बोलते हैं क्रोमेटिक एबेरेशन। क्लियर बात, ठीक। अब देखो, तो यहां पर हमने बात की कलर डिफेक्ट की, क्रोमेटिक एबेरेशन की, मतलब यहां पर तुम्हें अलग अलग कलर की इमेज अलग अलग पोजीशन पर दिखेगी, ठीक। तो ये दो मेन डिफेक्ट्स हैं किसके, लेंस के, स्फेरिकल एबेरेशन और क्रोमेटिक एबेरेशन। ये दोनों डिफेक्ट दूर हो जाते हैं अगर हम लेंस को रिप्लेस कर दें और यूज करें मिरर्स को, ठीक। देखा कैसे, मान लो ये एक ये ट्यूब है, एक है ना, एक पाइप है बड़ा सारा, काफी बड़ा डायमीटर है इसका, और यहां पर हमें लगाना है कॉनकेव मिरर, लेकिन ये जो शेप होती है इस कॉनकेव मिरर की, ये पैराबोलिक होती है, इसका डायमीटर काफी बड़ा है, बहुत बड़ा डायमीटर है। यहां ये वाला एरिया ओपन है, यहां से लाइट रेज एंटर होंगी, कहां जाएंगी, इस मिरर पर। लेकिन ये जो कॉनकेव मिरर लगा रखा है जो रेस को कन्वर्ट करेगा, इसकी शेप कैसी है, पैराबोला, पैराबोलिक, ठीक है। हमने जब मिरर में बात की थी तो मिरर के लिए भी हमने बोला था कि ये कॉनकेव मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर है। फोकस जब डिफाइन होता है जब रेस कौन सी आए, पैरेक्सियल आए, लेकिन ये जो मिरर है अपनी इस शेप की वजह से, कौन सी शेप, पैराबोलिक शेप की वजह से, इस पर आने वाली सारी रेस, सारी मतलब सारी, भले पैरेक्सियल हो या मार्जिनल हो, यहां से लेकर यहां तक कि सारी रेस को वो एग्जैक्टली क्या करता है, फोकस करता है एक ही पॉइंट पर, तो यहां पर वो इमेज बनाएगा। इनफाइनाइट से रेज आई, बहुत सारी आई, इस पर जाके टकराई और यहां पर सारी जाएंगी, भले पैरेक्सियल हो या मार्जिनल हो, क्यों जाएंगी, इस शेप की वजह से, ठीक है। इसको ऐसे शेप बनाते हैं बन कि सारी रेज यहां पर जाए, ठीक। अब होता क्या है, मुझे एक इमेज देखनी है, एकदम ब्राइट इमेज देखनी है, क्लियर देखनी है, मैग्नीफाइड देखनी है, तो यहां पर एक होल होता है इसके सेंटर पे, इस होल के थ्रू इन रेस को बाहर निकालते हैं, जहां पर हमने एक आईपीस लगाया हुआ, आईपीस मतलब यहां रेज एंटर होंगी और एक मैग्नीफाइड इमेज बन जाएगी।
तो इन रेस को यहां भेजने के लिए तुम्हें क्या करना है, इन रेस को इधर से रिफ्लेक्ट कराना है। तो करना क्या है, यहां पर एक मिरर रख देंगे, रिफ्लेक्टिंग मिरर। तो ये जो फोकस है, किसका फोकस है, ये इस पैराबोलिक शेप मिरर का। यहां पर हमने फोकस से थोड़ा पहले, फोकस पर नहीं, फोकस से पहले एक मिरर रख दिया, कॉन्वेक्स मिरर रख दिया। ठीक, हमें इन रेस को यहां पर कन्वर्ज नहीं कराना, इधर नहीं भेजना, इधर फैलाना है। इन रेस को इधर नहीं भेजना, आगे बढ़ाना है, आगे फैलाना है ना। यहां से आने वाली रे, ये जो आई, ये टकराएंगी, टकरा के इधर नहीं जाने चाहिए, मतलब इधर नहीं जाने चाहिए। अगर मैं खड़ा हूं तो ये जो दोनों रेस आई और टकरा के यहां नहीं चाहिए, मुझे यहां भेजनी है, तो मुझे यहां की जगह इधर इधर फैलानी है। ठीक, तो ये जो मिरर है, कौन सा, ये जो कॉन्वेक्स मिरर है, इन रेस को इधर करता है रिफ्लेक्ट। दो बड़ा सिंपल सेटअप है। यहां से रेज एंटर हुई बहुत सारी, इस पर ये क्या है, कॉनकेव मिरर, लेंस शेप क्या है, पैराबोलिक शेप। ये सारी रेस को इधर कन्वर्ज करेगा एक शार्प पॉइंट पर, फोकस पर। लेकिन हमने क्या किया, फोकस से पहले एक और मिरर रखा, कॉन्वेक्स मिरर। इस पर आने वाली रेस को इधर फोकस पे जाने से रोकना है। फोकस से पहले क्या लगा दिया, मिरर लगा दिया, कॉन्वेक्स मिरर। उस कॉन्वेक्स मिरर ने क्या किया, इन सारी रेस को इस आई लेंस में भेज दिया। तो ये जो आई लेंस है, ये जो आई पीस है, सॉरी, ये जो आई पीस है, ये तुम्हें एक शार्प और एक ब्राइट और एक क्लियर इमेज दिखा देगा, किसकी, उस डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की। ठीक, तो ये होता है रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। तो यहां पर एडवांटेज है रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप की, कि यहां पर एक तो स्फेरिकल एबरेशन नहीं हो रहा, सारी रेज एक ही पॉइंट पर जाएंगी, तो इमेज ब्लर नहीं होगी। दूसरा, क्योंकि मिरर यूज किया हुआ है अपन ने, तो यहां पर क्रोमेटिक एबरेशन का सवाल ही नहीं उठता। क्रोमेटिक एबरेशन कहां होता है, लेंस में। लेंस में क्यों, क्योंकि यहां पर रिफ्रैक्शन होता है, यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n काम में आता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से ही हमने डिस्पर्जन की बात की थी, जाके देखो, n की बात की थी वहां पर। लेकिन मिरर में n का क्या काम, मिरर में n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का काम ही नहीं, क्योंकि मिरर में होता है रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं आता, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है रिफ्रैक्शन में। ठीक, तो यहां पर कहीं n की बात नहीं होगी, मतलब सारे के सारे कलर्स एक ही जगह जाने हैं। मतलब जो क्रोमेटिक एबरेशन था, जिसमें अलग अलग कलर की इमेज अलग अलग सेपरेट हो गई थी, सारी इमेज एक ही जगह बनेगी। क्रोमेटिक एबरेशन नहीं आएगा, मिरर्स हैं इसलिए। ठीक, रिफ्रैक्शन में होता है वो। ठीक, तो एक तो जो एडवांटेज है किसकी, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप की, किस पर, रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप पर। एक तो इनमें क्रोमेटिक एबरेशन नहीं है, एक इनमें स्फेरिकल एबरेशन नहीं है, दोनों ये मेन एडवांटेज है। इसके अलावा भी तुम लिख सकते हो कि जो लेंस है वो काफी हैवी होते हैं, मिरर काफी सस्ते होते हैं, मतलब काफी हल्के होते हैं। ठीक, तो हल्के मिरर हैं, तो इसलिए इसको हम इजीली कर सकते हैं हैंडल, लेकिन जो लेंस होते हैं उनको हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, हैवी होते हैं, वो बड़े बड़े होते हैं। ठीक, दूसरा ये जो मिरर है, ये जो टेलीस्कोप है, कौन सा, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, ये थोड़ा चीप पड़ता है, सस्ता होता है। ठीक, तो ये सस्ता भी है। दूसरा, इजी टू हैंडल, इनको आराम से तुम हैंडल कर सकते हो, हल्के होते हैं। और मेन जो पॉइंट्स थे मैंने समझा दिए, क्रोमेटिक एबरेशन और स्फेरिकल एबरेशन इनमें नहीं आता। क्लियर बात। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, टेलीस्कोप। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।